हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, राष्ट्रीय आय। तो टॉपिक है हमारा आज का राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। और लेक्चर नंबर है हमारा 11। तो राष्ट्रीय आय को स्टार्ट करने से पहले इसकी जो टर्मिनोलॉजी है, इसमें यूज़ होने वाली जो टर्मिनोलॉजी है, शब्दावलियाँ हैं, सबसे पहले हम उनको कवर करेंगे, उनको समझेंगे अच्छे से, क्योंकि उनको कवर करने के बाद, समझने के बाद ये टॉपिक हमारे लिए और क्या होगा, बहुत आसान हो जाएगा समझना। तो स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय आय की टर्मिनोलॉजी क्या है, कुछ शब्दावलियाँ जिनको हम समझेंगे। सबसे पहले है सामान्य निवासी, नॉर्मल रेजिडेंस। सामान्य निवासी क्या है? ये सामान्य निवासी किसको कहते हैं? नॉर्मल रेजिडेंट्स। ठीक है, तो सामान्य निवासी क्या है? सामान्य निवासी, यदि कोई व्यक्ति किसी देश में 1 वर्ष या उससे अधिक समय तक निवास करता है, तो वह क्या कहलाएगा? उस देश का सामान्य निवासी कहलाएगा या सामान्य निवासी होगा। देखेंगे, यदि कोई व्यक्ति किसी देश में कितने समय के लिए? 1 वर्ष या उससे अधिक, 1 वर्ष या उससे अधिक समय तक निवास करता है, तो वह क्या कहलाएगा? तो वह उस देश का सामान्य निवासी कहलाएगा। उस देश का सामान्य निवासी होगा, यह कहलाएगा। ठीक है, सामान्य निवासी कौन होगा? यदि कोई व्यक्ति किसी देश में 1 वर्ष या उससे अधिक समय तक निवास करता है, तो वह उस देश का सामान्य निवासी होगा। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, सपोज ये हमारा भारत है, ठीक है, ये है भारत, और ये है मान लो कोई कंट्री, जर्मनी है मान लो, ये हो गई जर्मनी। अब इस जर्मनी का कोई व्यक्ति कहाँ रहता है? हमारे भारत में जॉब कर रहा है। सपोज ये व्यक्ति है जिसका नाम है एडम, इस व्यक्ति का नाम है एडम। एडम जो है क्या है? जर्मनी का व्यक्ति है, लेकिन भारत में क्या करता है? जॉब करता है, और इसको रहते हुए कितना समय हो गया है? 1 वर्ष या उससे अधिक समय हो गया है। तो ये क्या कहलाएगा? एडम क्या कहलाएगा? भारत का सामान्य निवासी कहलाएगा। ये सामान्य निवासी होगा। वहीं दूसरी तरफ सामान्य निवासी होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई भारत का व्यक्ति है और वो कहाँ है? वो जर्मनी में जॉब करता है। ये जर्मनी में 1 वर्ष से अधिक
कुछ भी काम करता है, उसको जर्मनी में रहते हुए क्या होगा, 1 वर्ष या उससे अधिक का समय हो गया है, तो वो क्या कहलाएगा, तो वह कहलाएगा कहाँ का नागरिक होगा, वो जर्मनी का सामान्य निवासी कहलाएगा। ये मान लो ये व्यक्ति है कोई, इसका नाम है विनायक। विनायक ये कहाँ, ये इंडिया का है और यह जर्मनी में क्या कर रहा है, यह जर्मनी में जॉब करता है। तो विनायक क्या होगा, और इसको रहते हुए कितना समय हो गया है, 1 वर्ष या इससे अधिक, ये 2 साल तक रह रहा है, तो ये विनायक होगा कहाँ का, जर्मनी का सामान्य नागरिक निवासी। विनायक जर्मनी का सामान्य निवासी होगा, सामान्य निवासी होगा या कहलाएगा। ठीक है, जैसे मान लो तुम जैकलिन है, जैकलिन फर्नांडिस जो एक्ट्रेस है, वो कहाँ की है, श्रीलंका की, लेकिन वो वर्क कहाँ करती है, इंडिया में, उसको टाइम हो गया ज़्यादा, 1 वर्ष से अधिक, तो वो क्या कहलाएगी, भारत की सामान्य निवासी। या भारत का जो नागरिक है कौन है, ये प्रियंका चोपड़ा पीसी, ये कहाँ निवास करती है, यूएस में, तो ये यूएस की सामान्य निवासी होगी। अब हमारा नेक्स्ट जो शब्दावली है या टर्मिनोलॉजी है वो है घरेलू सीमा क्षेत्र। घरेलू सीमा क्षेत्र, डोमेस्टिक टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी। अच्छा, सबसे पहले हम इन टर्मिनोलॉजी को क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इनका यूज़ होगा ही कहाँ पे, हमारी नेशनल इनकम में, उसको समझने के लिए। जब हमें टर्मिनोलॉजी नहीं पता होगी कि सामान्य निवासी क्या है या हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है, तब तक हम कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाएंगे। इससे अच्छा है सबसे पहले हम ये टर्मिनोलॉजी को ही कवर करके ख़त्म करें। तो घरेलू सीमा क्षेत्र क्या है, घरेलू सीमा क्षेत्र क्या होगा, तो ये होगा एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जहाँ देश की या किसी देश की सरकार की प्रशासनिक यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव एंड आर्थिक इकोनॉमिक क्या होगा, नियंत्रण होगा, वह सीमा क्या कहलाएगी, घरेलू सीमा कहलाएगी या घरेलू सीमा क्षेत्र होगा। कह सकते हैं हम ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जहाँ उस देश की सरकार का प्रशासनिक एवं आर्थिक नियंत्रण हो। कैसा नियंत्रण हो, प्रशासनिक और आर्थिक नियंत्रण हो, तो वह क्या कहलाएगा, घरेलू सीमा क्षेत्र कहलाएगा। लिखेंगे ऐसा भौगोलिक क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र जहाँ किसी देश की किसी देश की क्या, किसी देश की सरकार, किसी देश की सरकार का प्रशासनिक और आर्थिक, कैसा नियंत्रण, प्रशासनिक और आर्थिक नियंत्रण होता है, आर्थिक नियंत्रण होता है, घरेलू सीमा क्षेत्र कहलाता है। वह क्या कहलाता है, डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाती है, घरेलू सीमा क्षेत्र कहलाता है। जैसे एग्जांपल से समझेंगे, माना ये हमारा देश है, ठीक है, ये हमारी कंट्री है, अब ये पूरा मान लो ये क्या हो गई, हमारी कंट्री का भौगोलिक क्षेत्र है। तो यहाँ किसका नियंत्रण है, भारत सरकार का,
यानी कि देश की गवर्नमेंट का, किसका नियंत्रण है? भारत सरकार का, है नहीं? भारत सरकार का नियंत्रण है नहीं है? कैसा है? प्रशासनिक भी है और आर्थिक भी है। लेकिन घरेलू सीमा क्षेत्र सिर्फ भौगोलिक स्थिति से ही संबंधित नहीं है, इसमें और भी एरिया शामिल हैं। जैसे कि ये तो एक तो हो गया हमारा क्या, भौगोलिक क्षेत्र, ठीक है, भौगोलिक क्षेत्र हो गया। दूसरा, इस देश के जो हमारा भौगोलिक क्षेत्र है, इसके ऊपर का जो एयर स्पेस है यानी कि वायु क्षेत्र है, उस पर भी तो हमारे देश की यानी कि भारत सरकार की कंट्रोल है, कह सकते हैं ना। तो लिखेंगे क्या हम, घरेलू सीमा क्षेत्र में कौन कौन से शामिल होते हैं? घरेलू सीमा क्षेत्र में शामिल क्षेत्र, घरेलू सीमा क्षेत्र में शामिल क्षेत्र। नंबर 1 क्या होगा? एक तो भौगोलिक क्षेत्र हो गया, देश का भौगोलिक क्षेत्र, जैसे भारत देश का भौगोलिक क्षेत्र, देश का भौगोलिक क्षेत्र। दूसरा क्या होगा? एयर स्पेस, वायु क्षेत्र, वायु क्षेत्र होगा नहीं? वायु क्षेत्र क्या होगा? जो भारत देश के ऊपर का जो हवाई क्षेत्र होगा, क्या होगा? देश के ऊपर का हवाई क्षेत्र, देश के ऊपर का हवाई क्षेत्र। ये जो हमारा एयर स्पेस होगा वो कौन सा होगा? भौगोलिक क्षेत्र के ऊपर का होगा ना। वहीं तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट के कंट्रोल होता है। तीसरा, और कहाँ कंट्रोल होता है? समुद्री क्षेत्र, समुद्री क्षेत्र होगा ना। सपोज ये भारत देश है हमारा, इसकी एक सीमा तक क्या होता है? समुद्री क्षेत्र होता है, वहाँ जहाँ पर भारत सरकार का कंट्रोल होगा। कितने नॉटिकल मील में होता है? कितनी दूरी है? ये कमेंट में बताना, ठीक है। भारत का समुद्री क्षेत्र कितने नॉटिकल मील तक है, ये आपको बताना कमेंट में। क्या हुआ? समुद्री क्षेत्र। समुद्री क्षेत्र क्या है? भारत की समुद्र का वह भाग जिस पर भारत का अधिकार है, ठीक है, कह सकते हैं हम भारत के समुद्र का वह भाग जिस पर भारत का अधिकार है या नियंत्रण है। ठीक है, और क्या शामिल होगा जहां भारत का कंट्रोल होगा? और होगा भारत में स्थित भारतीय दूतावास, वहाँ भी तो भारत सरकार का कंट्रोल होगा। क्या? विदेशों में स्थित भारतीय दूतावास, विदेशों में स्थित भारतीय दूतावास यानी कि एम्बेसी, जैसे वाशिंगटन, यानी कि वाशिंगटन में स्थित क्या है? भारतीय दूतावास हो गया। वाशिंगटन में स्थित भारतीय दूतावास, यहाँ किसका कंट्रोल होगा? इस एरिया में ये जो एरिया है भारतीय दूतावास, ये भारत सरकार का माना जाएगा। यहाँ पे जो भी प्रोडक्शन होगा या जो भी एक्टिविटीज़ होंगी वो किसके कंट्रोल में होंगी? वो सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट की होंगी, ठीक है। दूसरा है लंदन में स्थित भारतीय उच्चायोग, कह सकते हैं
लंदन में स्थित भारतीय उच्चायोग हाई कमीशन हैं सेम, सिर्फ नाम चेंज है। यहाँ दूतावास, एम्बेसी, ये हाई कमीशन। ये सारे क्या होंगे? भारत के घरेलू सीमा क्षेत्र का हिस्सा है ये क्या है? ये भारत के घरेलू सीमा क्षेत्र का हिस्सा। भारत के घरेलू सीमा क्षेत्र का हिस्सा है, या उसी में ये आते हैं। अच्छा, आप यह एक कन्फ्यूज़न होगा या पता हो गया आपको, ये दूतावास और उच्चायोग ये दोनों सेम है, तो डिफरेंस क्या है यहाँ? डिफरेंस इतना है, दूतावास यानी कि एम्बेसी, ये जो राष्ट्रमंडल है ना, राष्ट्रमंडल के जो बाहर के देश के बीच हैं उनको एम्बेसी बोलते हैं। और जो हाई कमीशन यानी कि उच्चायोग किसे बोलते हैं? जो राष्ट्रमंडल के देशों के बीच में हैं, जो राष्ट्रमंडल के देश हैं वो उनमें क्या होता है? एम्बेसी को हाई कमीशन यानी कि उच्चायोग बोलते हैं। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। तो कितने हो गए ये? घरेलू सीमा क्षेत्र में देश का भौगोलिक क्षेत्र होगा, वायु क्षेत्र होगा, समुद्री क्षेत्र होगा, और क्या होगा? और विदेशों में स्थित जो क्या एम्बेसी है ना भारतीय, वो होंगी। ये तो इसमें शामिल होंगी। और इसमें शामिल क्या क्या नहीं होगा? घरेलू सीमा क्षेत्र में क्या शामिल नहीं होगा उसको भी देख लेते हैं। घरेलू सीमा क्षेत्र में क्या शामिल नहीं होगा? बताओ क्या शामिल नहीं होगा? नंबर 1, जब भारत के दूतावास किसी दूसरे देश में हैं, वो किसकी कंट्रोल में हुए? वो हुए भारत की घरेलू सीमा क्षेत्र में। इसी प्रकार किसी अदर कंट्री के जो भी दूतावास हैं भारत में स्थित हैं, वो किसकी घरेलू सीमा क्षेत्र में आएंगे? वो आएंगे जिस कंट्री के होंगे। तो ये हमारी घरेलू सीमा क्षेत्र में इनको शामिल नहीं करेंगे हम। तो लिख सकते हैं हम भारत में स्थित विदेशी दूतावास। भारत में स्थित विदेशी दूतावास, ठीक है। जैसे दिल्ली में स्थित अमेरिका का दूतावास, ये किसकी घरेलू सीमा क्षेत्र में आएगा? अमेरिका में, अमेरिका की। दिल्ली में स्थित अमेरिका का दूतावास, ठीक है। इसी प्रकार भारत में स्थित विदेशी सैन्य अड्डे। अच्छा, इसको जो किसी दूसरी कंट्री में स्थित सैन्य अड्डों को भी क्या हम घरेलू, भारत के जो सैन्य अड्डे हैं अगर किसी दूसरे देश में स्थित हैं उनको भी हम किस में शामिल कराएंगे? भारत की घरेलू सीमा क्षेत्र में, ठीक है। और अन्य देशों के स्थित सैन्य अड्डे, भारत में स्थित विदेशी सैन्य अड्डे, इनको भी इसमें शामिल करें। ये होंगे घरेलू सीमा क्षेत्र में, ये शामिल नहीं होंगे, ठीक है। भारत में स्थित विदेशी सैन्य अड्डे, ये भारत एक सिंबॉलिक लिया है, किसी भी कंट्री के लिए हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ भी लिख सकते हैं नंबर 5 में हम क्या? विदेशों में स्थित भारतीय सैन्य अड्डे, ठीक है। अच्छा, भारतीय क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि हम इंडिया को लेकर ही हम इस टॉपिक को समझ रहे हैं। तो ये हो गया हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है। ऐसा घरेलू सीमा क्षेत्र, घरेलू सीमा क्षेत्र क्या हुआ? ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जहाँ किसी देश की, किसी लिखेंगे या उस देश, जिस देश की बात कर रहे हैं हम, उस देश की सरकार का क्या होगा? प्रशासनिक और आर्थिक नियंत्रण होता है। वह क्या कहलाता है?
घरेलू सीमा क्षेत्र कहलाता है। आई होप आपको ये टर्मिनोलॉजी क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट है हमारा टर्म, क्या है? नेक्स्ट टर्म है हमारा ट्रांसफर इनकम, हस्तांतरण आय। ठीक है, हस्तांतरण आय यानी कि ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम क्या होता है, समझते हैं इसको। ट्रांसफर इनकम क्या है? तो ट्रांसफर इनकम यानी कि हस्तांतरण आय वह आय है जो बिना किसी वस्तु या सेवा को प्रदान किए प्राप्त होती है। वो क्या कहलाती है? हमारी हस्तांतरण आय कहलाती है। यानी कि किसी को हमने अगर कोई ना तो कोई वस्तु दी है, ना हमने किसी को कोई सर्विस प्रोवाइड करी है, लेकिन हमें क्या मिल रहा है? इनकम हो रही है, आय प्राप्त हो रही है, तो वो क्या कहलाएगी? हमारी ट्रांसफर इनकम होगी, हस्तांतरण आय होगी। ऐसी इनकम जो बिना किसी वस्तु या सेवा के प्रदान किए प्राप्त होती है, वह क्या कहलाती है? हस्तांतरण आय कहलाती है। तो नोट करेंगे, जब बिना किसी वस्तु या सेवा को प्रदान किए आय की प्राप्ति होती है। आय की प्राप्ति होती है, तो उसे हस्तांतरण आय कहते हैं। उस आय को क्या कह देंगे? तो उसे हस्तांतरण आय कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे क्या है। जैसे मान लो पेंशन हो गई। क्या हो गई? पेंशन। कोई व्यक्ति है, उसको क्या मिल रही है? पेंशन मिल रही है। अब ये बताओ, क्या वह कोई सर्विस दे रहा है या कोई वस्तु प्रोवाइड कर रहा है? नहीं कर रहा ना, लेकिन क्या हो रही है? उसकी इनकम हो रही है। ठीक है, उसकी क्या हो रही है? उसकी आय प्राप्ति हो रही है, तो वो क्या होगी? ट्रांसफर इनकम होगी। दूसरा, ये बेरोजगारी भत्ता है। क्या है? बेरोजगारी भत्ता, जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। अब ये बताओ, जो बेरोजगारी भत्ता है, या ये भी क्या हमें किसी वस्तु या सर्विस को प्रोवाइड कराने के बाद मिल रहा है? नहीं ना। तो ये भी क्या होगी? हमारी ट्रांसफर इनकम होगी। इसी प्रकार हम ले सकते हैं, दान ले सकते हैं। अगर आप किसी को डोनेट कर रहे हो, वो दान हो गया। स्कॉलरशिप हो गई, है ना? स्कॉलरशिप, ये भी तो बिना किसी वस्तु के और सर्विस को प्रोवाइड किए मिलती है। टैक्स हो गया, कर, जो सरकार को प्रोवाइड करते हैं, वो किसी वस्तु के उसमें थोड़ी करते हैं। टैक्स प्रोवाइड हम करते हैं, गवर्नमेंट हमें कुछ किसी वस्तु या सर्विस के बदले में थोड़ी मिलती है। टैक्स तो हमें पे करना ही पड़ना है। अगर यहाँ आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि हाँ, गवर्नमेंट हमें रोड, लाइट या सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, ये उसमें नहीं आता है। ठीक है, अगर नहीं देगी तब भी आपको पे करना ही करना है। तो किस में आएगा? ये आ जाएगा आपका ट्रांसफर इनकम में। जब आप किसी को गिफ्ट करते हो, उपहार हो गया, आपने किसी को गिफ्ट किया, तो वो क्या हुई? इसकी इनकम ट्रांसफर इनकम हुई, हस्तांतरण आय हुई। ठीक है, तो हस्तांतरण आय क्या है? हस्तांतरण आय वह आय है जो बिना किसी वस्तु या सेवा को प्रोवाइड किए प्राप्त होती है। अब नेक्स्ट हमारा अगला टॉपिक है, यानी कि टर्मिनोलॉजी है मूल्यह्रास, डेप्रिसिएशन। इसको अच्छे से समझना। क्या? मूल्य ह्रास।
ह्रास। ठीक है, डेप्रीसिएशन क्या है? इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक व्यक्ति है जिसका नाम है क्या? रुद्र। रुद्र है या विनय है, ठीक है, ये विनय नाम के व्यक्ति है। इसने लिया एक ट्रैक्टर लिया। क्या लिया? ट्रैक्टर खरीदा। ट्रैक्टर खरीदा। किसने खरीदा है? विनय ने। ठीक है जी, विनय ने ट्रैक्टर खरीदा। इसने ट्रैक्टर खरीदा सपोज मान लो आप 10 लाख रुपए में। ठीक है, विनय ने ट्रैक्टर खरीदा कितने में? 10 लाख रुपए में। अब क्या है, 5 वर्ष बाद मान लो, 5 वर्ष के बाद क्या होगा? ट्रैक्टर में क्या क्या होगा 5 वर्ष के बाद? इसका इंजन घिसेगा, चलेगा तो इंजन घिसेगा ना। 5 वर्ष बाद इसका इंजन घिसेगा, इंजन घिस गया। फिर क्या होगा? टायर वायर भी पुराने हो जाएंगे इसके, टायर पुराने हो गए। अच्छा, बॉडी भी इफेक्टेड होगी, यानी कि इसमें रिपेयरिंग की ज़रूरत होगी, यानी कि मरम्मत की ज़रूरत होगी। ट्रैक्टर में मरम्मत की ज़रूरत। ठीक है, और क्या होगा? 5 साल बाद नई टेक्नोलॉजी भी आएगी मार्केट में, नई टेक्नोलॉजी आएगी, यानी कि अच्छी टेक्नोलॉजी के वो बनेंगे क्या? ट्रैक्टर, यानी कि नई तकनीक के ट्रैक्टर बाज़ार में आ जाएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? नई तकनीक के बाजार में ट्रैक्टर आएंगे। ठीक है, अब क्या है, अब 5 वर्ष बाद, यानी कि 5 वर्ष के बाद विनय क्या करना चाहता है? इन ट्रैक्टर को बेचना चाहता है। 5 साल बाद वो क्या करेगा? बेचेगा। 5 वर्ष बाद विनय ट्रैक्टर को बेचेगा, यानी कि सेल करना चाह रहा है। क्या 5 वर्ष बाद क्या कर रहा है विनय? सेल कर रहा है ट्रैक्टर को। तो ये बताइए कि क्या ये ट्रैक्टर सिर्फ 10 लाख का ही जाएगा? 10 लाख में खरीदा था, क्या अब भी है 10 लाख में बिकेगा? नहीं बिकेगा। क्यों नहीं बिकेगा? क्योंकि अब क्या है, अब इसमें क्या हो गया, इसका इंजन भी घिस गया है, टायर भी पुराने हो गए हैं, इसमें मरम्मत की भी ज़रूरत है। और इस पुराने ट्रैक्टर के मुकाबले क्या मार्केट में नई टेक्नोलॉजी के भी ट्रैक्टर आ गए हैं। तो जो बायर होगा, जो खरीदेगा ट्रैक्टर को, तो वो कम कीमत में खरीदेगा। ठीक है ना, किस कारण से? ये निम्न जो कारण दिए हुए हैं। तो अब ये ट्रैक्टर कितने का जाएगा? 10 लाख की जगह मैक्सिमम 10 लाख की जगह कितने में जाएगा? ये 6 या 7 या 5 या 6 कह सकती हैं, 6 या 7 मान लो लाख में बिकेगा। ठीक है, 5 साल बाद ये ट्रैक्टर कितने में बिकेगा? 6 या 7 लाख में। तो यही क्या कहलाएगा? हमारा मूल्य ह्रास, यानी कि जो मूल्य में कमी हुई है इसकी, किसके कारण हुई है? इसके उपयोग के कारण, इसमें घिसावट के कारण, समय टाइम जो बीत गया उसके कारण, या मार्केट में जो नई टेक्नोलॉजी तकनीकी परिवर्तन हुआ है उसके कारण इसके मूल्य में क्या हो गई है? कमी हो गई है। तो मूल्य में जो कमी हुई है उसको क्या कहेंगे हम? मूल्य ह्रास कहेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे मूल्य ह्रास क्या है? मूल्य ह्रास होगा जो पूंजीगत वस्तुएं हैं। क्या हैं? पूंजीगत वस्तुएं।
पूंजीगत वस्तुओं के उपयोग, ट्रैक्टर यूज़ किया ना उसने, पूंजीगत वस्तुओं के उपयोग, 5 साल उसने ट्रैक्टर यूज़ किया, उपयोग, फिर उसमें क्या हुई, घिसावट हुई, घिसावट, इंजन घिसा, टायर घिसे, बॉडी घिसी, बाकी सारा कुछ घिसा है ना, घिसावट। फिर क्या, समय, 5 साल का टाइम भी बीता, यानी कि समय बीतने, या क्या हुआ, और क्या हुआ था, 5 साल में टेक्नोलॉजी भी चेंज हो गई, यानी कि तकनीकी का परिवर्तन हुआ, तकनीकी परिवर्तन के कारण क्या हुआ, के कारण उसके मूल्य में कमी हुई, या हम कहेंगे तकनीकी परिवर्तन के कारण उनके मूल्य में होने वाली कमी को मूल्यह्रास कहते हैं। क्या कहेंगे, मूल्यह्रास यानी डेप्रिसिएशन कहते हैं। क्लियर, समझ में आया। यानी कि ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर में क्या हुआ, 5 वर्ष बाद इसका एक तो समय बीता, इसमें घिसावट हुई, इंजन घिसा, टायर घिसे, इसकी बॉडी भी घिस गई, सब कुछ है ना, घिसावट हो गई। फिर क्या हो गया, एक टाइम पीरियड भी चेंज हुआ, यानी कि समय भी बीता, और तकनीकी परिवर्तन, टेक्नोलॉजी में परिवर्तन हुआ। इसके क्या कारण क्या हुआ, एक ट्रैक्टर 10 लाख से 6 या 7 लाख का रह गया, या 5 लाख का, जो भी है मानो, यानी कि इसके मूल्य में कमी हो गई। इस मूल्य में होने वाली कमी को ही हम क्या कहते हैं, मूल्यह्रास। मूल्यह्रास का मतलब है मूल्य में होने वाली कमी। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो आज के लेक्चर में सिर्फ यही टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर होगा और बाकी जो इसमें शब्दावलियाँ हैं हम उनको कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए। और P/Q को ज़रूर प्रैक्टिस करिए, P/Q से, बिना P/Q के एग्ज़ाम क्लियर करना मुश्किल है। जो भी हम टॉपिक पढ़ चुके हैं उन्हीं के क्वेश्चन लगाइए, क्या आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, उससे पता पड़ेगा। कॉन्सेप्चुअल बेस्ड कर पा रहे हो, ठीक है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, अगर वो नहीं हो रहा तो वो अलग मैटर है, इन्फॉर्मेशन तो काफ़ी है। ठीक है, तो P/Q ज़रूर लगाइए, हम भी अपने चैनल पर P/Q सीरीज़ लाएंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नई टर्मिनोलॉजी के साथ, तब तक पढ़ते रहिए।